सभापति जी, मणिपुर को न्याय दो। आग्रह करूंगा, आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए उचित नहीं है। आप जाइए बेल में से, बैठिए। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहाँ मारा। आदरणीय की जनता ने मैंने नो 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 ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं। ये है आपके संस्कार। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था, तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आज मैं विश्लेषण लेकर आया हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में दिए हुए भाषण का। उसकी पृष्ठभूमि ये बनी कि पृष्ठभूमि में विपक्ष ने जनता के मुद्दों पर, जनता के पाए वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पिछले 10 साल की सरकार को मुद्दों के आधार पर तथ्य के साथ घेर लिया, क्योंकि सीट बढ़ी हुई है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अब बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने जवाब देते हुए ऐसा लगा गोया वो उकसा रहे हों, और खासकर उस बात पर जिस पर कल से बीजेपी की ट्रोल आर्मी लगी हुई है, और वो बात है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, हिंदू से जुड़ी हुई राहुल गांधी की टिप्पणी से। प्रधानमंत्री इस तरह से देश में धर्म विशेष को उकसाएंगे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो क्लिप आपको बार बार देखनी चाहिए। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं। ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर, पेपर लीक, जनता के मुद्दे, इन पर क्या जवाब दिया और कितना समय वापस विपक्ष की पुरानी इतिहास में पड़ी हुई मृत प्राय मुद्दों की फेहरिस्त पर खर्च कर दिया। उन सवालों पर सीधा जवाब देने की बजाय जो सवाल जनता की पैरोकारी करते हुए विपक्ष पूछ रहा था, उन सवालों पर जवाब देने की बजाय सीधे सीधे उन्हीं पुरानी टेप रिकॉर्डर की तरफ फिर से दोहराना, वही नेहरू, वही राजीव गांधी, वही इमरजेंसी, वही बोफोर्स तोप घोटाला, वही सिख दंगा, वही भ्रष्टाचार 2G, वही सारी चीजें नए लिबास में पुरानी भाषा के साथ, पुराने तथ्यों और तर्कों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास वाली भाषा से तो सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज पेश करते गए, लेकिन मुद्दों और जवाब के लिहाज से निराश किया।
तो थोड़ा सिलसिलेवार इसकी परतें खोलने की कोशिश करते हैं। विपक्ष इस बार जनता के मुद्दे पर, जनता के उसूलों पर, सवाल पर चुनाव लड़ रहा था और उसने एक सबसे बड़ा प्रतीक बना लिया कि अब की बार 400 पार का नारा इसलिए बीजेपी लगा रही है ताकि वो देश के संविधान को बदल दे। और इस बात की पुष्टि कर दी बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने, अनंत हेगड़े ने, अरुण गोविल ने, ज्योति मिर्धा ने, लल्लू सिंह ने। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार पहले ही इसकी पुष्टि कर चुके थे। और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी जो संवैधानिक मूल्यों, मान्यताओं और अधिकारों से छेड़खानी जैसी प्रतीत होती है। इसलिए विपक्ष ने मौका देखकर पूरे चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बता दिया, नैरेटिव सेट कर दिया, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के चुनाव प्रचार किया, संविधान बचाने के लिए गोलबंद किया जनता को। जनता ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए विपक्ष को संविधान बचाने के नाम पर वोट भी दिया। और जब शपथ ग्रहण हुआ तो वापस उस संविधान के नैरेटिव को संसद के भीतर संविधान हाथ में लेकर के पूरे कमोबेश पूरे विपक्ष ने शपथ लिया, संविधान के ऊपर भाषण भी दिया। विपक्ष ने सवाल कहा कि संविधान पर आप खतरा है, और प्रधानमंत्री अपने जवाब में एक लाइन क्या बोलते हैं पता है आपको? संविधान को माथे पर, सर पर रखकर नाच रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा अपने ही देश के चुने हुए विपक्ष के लिए बोली जा रही है। आज के भाषण में ये मिला। तो संविधान हाथ में लेकर, सर पर लेकर नाच रहा है विपक्ष। अब जरा ये उस देश की जनता को तय करना है जिस जनता ने संविधान बचाने के नाम पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मतदान किया। क्या वो भी नाच रही है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा है। एक तो ये मुद्दा संविधान को लेकर के, फिर वो बाबा साहब तक गए, फिर से पुरानी वही पन्ने, कांग्रेस के अतीत के पन्ने, जिसको जाने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि हां बाबा साहब का अपमान किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, बाबा साहब अंबेडकर का कांग्रेस ने अपमान किया। बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान बीजेपी और आरएसएस कैसे कर रही है? सवाल तो ये इस देश में पूछा जा रहा है। आरएसएस की मूल विचारधारा ही बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जाति का विनाश थ्योरी है, एक दर्शन है। क्या आरएसएस उस दर्शन को मानता है? क्या आरएसएस जाति के विनाश या जाति को लेकर बाबा साहब अंबेडकर की पूरी थ्योरी को मानता है? नहीं, उसके ठीक अपोजिट है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में जाति के नाम पर वंचना, शोषण, अन्याय, अत्याचार को मिटाने के लिए जो रास्ता आरक्षण का सुझाया, बीजेपी और आरएसएस उसको नहीं मानते। ये मजबूरी में, चूंकि वोट डालने का अधिकार इस देश के दलितों पिछड़ों को है, वरना गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट कहती है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और बीजेपी ने बाबा साहब के आरक्षण के संकल्पना के विपरीत जाकर के आरक्षण की मूल धारणा को ध्वस्त करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र का विरोध किया कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। बताइए मोदी जी और आरएसएस क्या इस पर सोचते हैं? आज प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस ने अपमान किया, तो आरएसएस ने बाबा साहब के साथ क्या किया? बाबा साहब को अगर सम्मान दिया तो सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोगों ने दिया, समाजवादी और अंबेडकरवादी लोगों ने दिया। जब भी बाबा साहब का आजाद भारत में नाम याद किया जाएगा ना, तो मान्यवर कांशी राम के साथ याद किया जाएगा। समाजवादी आंदोलन के नेताओं आदरणीय वीपी सिंह और तमाम उन लोगों के द्वारा याद किया जाएगा
1990 में उन्हें भारत रत्न मिला, 14 अप्रैल को छुट्टी हुई, सब कुछ मिला, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत और विचारधारा ये नहीं थी कि पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेचो, ये नहीं थी कि पूरे देश में जाति व्यवस्था के नाम पर अन्याय, अत्याचार और वर्चस्व बना रहे। बाबा साहब जाति जनगणना के समर्थक थे, बीजेपी विरोध में। इसका जवाब नहीं दिया। आज जब अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर जातिवार जनगणना की बात की, प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों नहीं जवाब दिए? वो खुद अपनी जातियां गिनाते रहते हैं। एनएफएस का मुद्दा उठाया गया, विश्वविद्यालयों में कब्जे का मुद्दा कि आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं दिया। अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया तो कहा जा रहा है देश को कमजोर किया जा रहा है। भाई, अग्निवीर देश को कमजोर कर रही है या अग्निवीर के मुद्दे को उठाना देश को कमजोर कर रहा है? 2024 का भारत है, तर्क से, तथ्य से चलेगा ना। ये कुछ भी, मतलब कुछ भी क्लिप काट करके कुछ भी आते हैं अभी क्लिप काटने पर। तो अग्निवीर जो कि सेना का वो नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार एक बात पूछी, आज अखिलेश यादव ने वही बात बोली। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं और मुझे पता है कि इसमें बहुत खामी है, लेकिन लोग नहीं बोलते जल्दी, क्योंकि उनको नौकरी करनी होती है। जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने बोला, प्रोफेसर की डायरी किताब लिखी, लेकिन सब डायरी पढ़ते हुए चुपचाप कहते हैं हाँ विश्वविद्यालय में यही हो रहा है, शिक्षा ऐसे बर्बाद हो रही है, आरएसएस का कैडर भरा जा रहा है, जो उनसे असहमत है उसको सजा मिल रही है। लेकिन चूंकि सबको वही नौकरी करनी है या नौकरी की उम्मीद है, इसलिए बोलेगा कोई नहीं। लक्ष्मण यादव बोलेगा तो उस पर कोई जवाब न देना। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सेना के लोग चुपचाप इसके बात कर रहे हैं क्योंकि ये सेना को भीतर से कमजोर कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब दिया? क्या आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने इसका जवाब दिया? अगर राहुल गांधी ने यह कहा कि इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, और ये आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि अगर युद्ध में मारे गए तो 1 करोड़ मिलेगा, आप देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ अग्निवीर है, जो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद युद्ध में भेजा जा सकता है, सामने 6 साल की ट्रेनिंग वाला रहेगा। विपक्ष ये मुद्दा कह रहा है, और इसलिए राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों ने साफ कहा कि हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया, इमोशन में घुमा दिया कि अग्निवीर पर बात करके देश को कमजोर किया जा रहा है। पेपर लीक पर तो सफाई देते रहे, पेपर लीक के मुद्दे पर केवल देश के नौजवानों को सफाई देते रहे कि हां नीट में गिरफ्तारियां हो रही हैं, कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे राजनाथ सिंह जी कड़ी निंदा कर दिया करते हैं बड़े बड़े सवालों पर। पेपर लीक पर अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 10 साल की राजनीति का एक उपलब्धि है कि शिक्षा परीक्षा माफिया पैदा हो गए हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं, जिससे दोनों चीजें साध रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा और आरक्षण नहीं मिलेगा। पूरे नीट पर अलग से विपक्ष चर्चा चाहता था और प्रधानमंत्री जी केवल सफाई देते रह गए। हाँ, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन फिर मुद्दा भटका दिया। जातिवार जनगणना पर कोई टिप्पणी नहीं, किसानों की आय दुगनी होने पर कुछ कुछ गिनाते रहे, वो एमएसपी दे रहे हैं, वो पुरानी चीजों को दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो किसान को पता क्यों नहीं चल रहा है कि वो आपको बहुत कुछ बीजेपी की सरकार दे रही है? ये सरकार दे रही है, जिसको दे रही है उसका विरोध देखने को मिल रहा है। यह शिक्षा नीति, अब चूंकि आपने पॉलिसी से बना दी कि कोई बोलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी इन चीजों का ठोस जवाब देने की बजाय अपने भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष को अपमानित करने में करते रहे। क्या नेता प्रतिपक्ष जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है, उसे आप बच्चा कह के बाल बुद्धि, बाल मन, ये अपमान करके, जैसे क्या होता है ना, जब तर्क और तथ्य में आप कमजोर पड़ते हैं तो उस पर निजी हमला करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे मोटिव को समझिएगा, मैं सिलसिलेवार एक एक करके बता रहा हूं। आपने अग्निवीर के तथ्य व तर्क पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया, पेपर लीक पर कोई ठोस जवाब आपके पास नहीं, आपकी जवाबदेही नहीं है, शिक्षा मंत्री के लापरवाही वाले बयान पर आपने कुछ नहीं कहा। पेपर लीक स्कैम होता जा रहा है, 7 साल में 70 पेपर लीक। आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मतलब नीट में गिरफ्तारी हो गई तो पेपर लीक खत्म हो गया? वो यूपी में क्या हुआ? और गिरफ्तारी हुई तो फिर पेपर लीक रुक क्यों नहीं रहा? इसका कोई ठोस तर्क और तथ्य से जवाब नहीं है। अग्निवीर का ठोस तर्क और तथ्य से जवाब नहीं था।
किसान आंदोलन पर कोई ठोस तर्क व तथ्य से जवाब नहीं था। प्रधानमंत्री बोलते गए और मणिपुर 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 के नारे लगते गए। एक लफ्ज भी उस पर ठोस ऐसा नहीं बोला गया जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल हो। और जवाब देश सुनना चाहता है और आप विपक्ष के सवालों का तथ्यों तर्कों का जवाब न दे पाए तो आप निजी हमला करके भ्रष्टाचार याद कर रहे हैं पुराने। डीएमके के ए राजा ने सदन में खड़े होकर के पूछा कि बताओ विनोद राय ने जो आरोप लगाया 2G का वो तो सारा फेक निकला, उसमें कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ, वो झूठा आरोप था और झूठे व्यक्ति को आपने संवैधानिक पद पर बिठाया। इसका जवाब क्यों नहीं दिया किसी ने? आप कल्पना करिए कि झूठा आरोप लगा करके इस देश के वंचित शोषित लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी या कहीं के भी हों, उनको जेल में डाला जा सकता है और जेल में डाल करके उनका राजनीतिक करियर पर दाग लगाया जा सकता है। लेकिन इसका जवाब न देकर के पुराने भ्रष्टाचार की वही लिस्ट दोहराई गई, जैसे लग रहा है पुराना कोई भाषण लिख करके मोदी जी को पकड़ा दिया हो। और नई चीज अगर उसमें थी तो वही गुमराह करने के देश को। विवेकानंद से जोड़ करके कहा कि हिंदुओं, तुम्हें हिंसक कह दिया गया, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे मैं तो जानना चाहता हूं कि कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक आप ये सब सुनते रहोगे? प्रधानमंत्री को ये नहीं बोलना होता है। आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप इसका मैसेज समझ रहे हैं, इसका अंडरटोन समझ रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि, और वाकई वो क्लिप क्या थी? फिर से देखिए उस क्लिप को, बार बार देखिए उस क्लिप को। 22 सेकंड के क्लिप को काट के 6 सेकंड, 7 सेकंड, 17 सेकंड बना करके ये कहना कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा। ये मान लीजिए मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, जैसे एक याद है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जब करोड़ों रुपए लगाए गए थे तो एक पीछे से आलू आगे से सोना, याद है आपको? क्लिप देखेंगे नहीं? वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने आते हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा जिसमें पीछे से आलू डालेंगे, आगे सोना निकलेगा। पहला वाला पूरा वाक्य काट दिया और उसे राहुल गांधी के नाम पर चला दिया। अब ये देश के प्रधानमंत्री को ये लग गया कि ये जो हिंदू कहने की, जो हिंसा और नफरत की बात थी, वो हिंदुओं के लिए थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर राहुल गांधी को बीच में टोका था, राहुल गांधी ने तुरंत उसका रिप्लाई दिया था कि ना ना ना, नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। तो साफ मैसेज है कि ये जो लोग हिंदू कहकर के वोट मांगते हैं, वो हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के भीतर हिंसा का नैरेटिव नहीं है, बंटवारे का, तोड़ने का नैरेटिव नहीं है। और राहुल गांधी ने गुरु नानक की, बुद्ध की, कबीर, तमाम लोगों के, शिव की चर्चा के साथ इसको स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी आज जब जवाब दे रहे थे तो शिव जी के पोस्टर दिखाने पर ऐसी आपत्ति कर रहे थे कि ये भगवान को दिल में रखते हैं। और ये बात वो कह रहा था जो भगवान के नाम पर वोट मांगे, चुनाव में प्रचार में कहे कि अगर इन्होंने वोट ले लिया तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाक्य है। वो प्रधानमंत्री जी इस बयान को, जो कि बीजेपी और आरएसएस के लिए बोला गया कि ये लोग हिंसा और नफरत की बात करते हैं, उन्होंने उसे पूरे हिंदू समाज से जोड़ दिया। और आज भाषण में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यही लगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े सदन में खड़े हैं, तो वो जिस टोन में बात कर रहे थे वो चिंताजनक होनी चाहिए किसी भी जागरूक नागरिक के लिए। भले ही आप बीजेपी के समर्थक हैं तो भी आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उनका इशारा क्या था, वो किसको धमकाना चाह रहे थे कि जो भी देश के खिलाफ है उसे उसी की भाषा में जवाब दे। पहले किस भाषा में जवाब दिया जाता था? ये जो पूरा अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। बार बार बच्चों की कहानियां सुनाना, बच्चा कहेगा 99 नंबर पा गया तो पता चला 100 नंबर का एग्जाम नहीं था, 543 नंबर का था। तो 543 में से 400 नंबर का दावा करने वाला बच्चा कि हम तो परीक्षा टॉप करेंगे, 400 नंबर हमें ले आएंगे, अकेले ले आएंगे, और 240 पर रुक गया। वो बच्चा क्या कर रहा है? इसका जवाब प्रधानमंत्री जी, जब आप चूंकि जिस तर्क से किसी के ऊपर हमला करते हैं
पलट कर वही तर्क आपके ऊपर भी आएगा कि 400 पार का नारा लगा रहे थे आप। और बहुत सारे लोग तो कहते थे ईवीएम पर कुछ नहीं, ईवीएम पर कुछ नहीं। और अखिलेश यादव ने यहां तक बयान दे दिया 80 के 80 सीटें भी अगर जीत जाऊं तो ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा, ईवीएम से जीत कर ईवीएम को हटाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मुद्दों पर आप कहां खड़े हैं? प्रधानमंत्री जी, महंगाई पर आप कहां खड़े हैं? मणिपुर आप कहां खड़े हैं? ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर बन रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि देश के नागरिकों के नागरिक बोध का इम्तिहान अब चरम पर होता जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस पूरे विमर्श को। आपके नागरिक बोध का इम्तिहान है ये। किस बात का कितना हिस्सा कैसे आपको दिखाया जाएगा और किन बातों को कैसे बदल करके आप कहां जाकर देख सकते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसको देखने और समझने के लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया और विमर्श को अपनाया जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें देश को निराश किया। उन्हें जगजीवन राम की याद आई। ध्यान से समझिएगा इस पूरे विमर्श को। उन्हें जगजीवन राम की याद आई, बाबा साहब अंबेडकर की याद आई, और वो लोग कहीं से भी उस जगह पर खड़े नहीं दिख रहे हैं जहां पर बीजेपी के लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री अपनी भाषा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आखिरी में जाते तो उन्होंने कहा कि बहुत मजबूत हो गया है गला, बहुत मजबूत। बार बार ये कहना पड़ रहा है ना कि मजबूत हैं। संख्या बल से आपके डराने से डरेंगे नहीं। वही संख्या बल जब आपका सदन में बढ़ा तो आपने उसके बाद क्या किया, ये तो आपको भी पता है। तो वो बातें चुटकुला बना देना, किसी को बालक बताना, बच्चा बताना, आपका बाल सफेद हो जाए तो इसका मतलब आपकी हर बात सही हो जाए, ये तो बहुत पुराना और बचकाना तर्क है आदरणीय मोदी जी। उम्र से नहीं तय होता है कि सही और गलत क्या है। सही और गलत तथ्य से, तर्क से और मंशा से तय होता है, जिसमें आज आपके भाषण ने पूरे देश को निराश किया। आप जब नागरिक है ना, आप भी एक बार नरेंद्र मोदी जी का पूरा भाषण सुनिएगा। अतीत के उतने पन्ने जितने मोदी जी ने पलटे उतना किसी ने नहीं पलटा होगा। अपने ऊपर लगे सवालों के तार्किक जवाब देने की बजाय केवल उन सवालों को ही इनवैलिड करार देना, उन सवालों पर ही बात खत्म कर देना, सवाल पूछने वाले विपक्ष के नेताओं पर निजी हमला कर देना और उत्तेजना से भर के भावुकता की दिशा में लोगों को बांटने के लिए उत्तेजित कर देना, मुझे लगता है कि चिंताजनक है देश के लिए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर से भाषण सुनिएगा और विचार करिएगा कि ये राजनीति में आजादी के अमृत काल में चल रहा है। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।